नमस्कार, मैं हूं नीरज पारेख और आप देख रहे हैं नीरज पारेख ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों, आज बात होगी ताइवान और चाइना के बढ़ते हुए टेंशन की। क्या कुछ कहानी है, सारी बात जानेंगे। रिसेंटली अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, तो पीट हेग्सेथ ने बात बोली है कि भाई 2027 तक चाइना जो है वो कंप्लीटली कब्जा कर लेगा ताइवान के ऊपर, और ये जो चीज होगी ये पूरी तरह से इंडो पैसिफिक को डिस्टर्ब करेगी। तो अमेरिका फिर चुप रहने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के क्या इसके पीछे की सच्चाई है, क्या इसका एक अनबायस्ड, अनफिल्टर्ड और ट्रूथ इनसाइड इंपैक्टफुल जो एनालिसिस है वो मैं लेकर के हाजिर हो चुका हूं। तो जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में आप बढ़ते हैं हम आगे। मेरे दोस्तों, रिसेंटली होता क्या है, जो पीट हेग्सेथ हैं, पीट हेग्सेथ अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, रक्षा सचिव हैं, और रक्षा सचिव जैसा अगर जो पद इनको मिला हुआ है तो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप के ये बहुत करीबी हैं, खास हैं। रिसेंटली हुआ क्या कि ये आए सिंगापुर के अंदर जो शांग्री-ला डायलॉग फोरम है, शांग्री-ला डायलॉग फोरम के बारे में बताऊंगा, वहां पे इनका भाषण चल रहा था। उसके बीच में इन्होंने ये मुद्दा उठाया कि हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो ये बोल रही है कि भाई 2027 तक चाइना की पूरी तैयारी है कि ताइवान के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। तो बहुत सारे प्रश्न हैं भाई, ताइवान की एक्चुअल कंडीशन क्या है, ताइवान क्या वाकई में चाइना का पार्ट रहा है, या चाइना जो है वो बेमतलब उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। और जिस ढंग से अभी जियो पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे फिर वो आप मिडिल ईस्ट में देख लें, चाहे फिर वो आप चाइना के कॉन्टेक्स्ट देख लें, चाहे इंडिया पाकिस्तान का देख लें, बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर दुनिया तनाव से जूझ रही है। तो उनके बीच में ये क्या बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसी के साथ में हम एक और जुड़ती हुई चीज देखेंगे कि रिसेंटली यानी एक दो दिन पहले ही जो अभी साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, और वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की जीत ने भी माहौल को थोड़ा डिफरेंट एक समीकरण बना दिया। बिकॉज पैसिफिक के अंदर साउथ कोरिया अमेरिका के बहुत करीब माना जाता है, लेकिन जिस ढंग से वहां पे अभी जो नए राष्ट्रपति आए और उन्होंने टैरिफ्स के ऊपर जो अपने कड़क स्टेटमेंट दे दिए हैं, वो भी काफी कुछ हलचल बढ़ाने वाला है। तो मेरे दोस्तों, जब ये पीट हेग्सेथ यहां शांग्री-ला में अपना स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने बात कह दी। अब ये जानिए असल में शांग्री-ला डायलॉग है क्या। ये शांग्री-ला डायलॉग फोरम जो है ये IISS इसको कंडक्ट करवाता है, और ये सिंगापुर में होता है। शांग्री-ला बेसिकली एक होटल है, एक बिल्डिंग का नाम है, उसी के नाम पे इस फोरम का नाम पड़ गया। ये आपके सामने आप फोटो में देख भी सकते हैं, शांग्री-ला सिंगापुर में है। IISS को कराता है, IISS है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ठीक है। और अगर आप इसको देखें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो इसका 1997 से इसका मुख्यालय लंदन में है, और डेट ऑफ फाउंडेशन इस 1958 में इसको देखा गया। बेसिकली थिंक टैंक है, स्ट्रेटेजिक स्टडीज के ऊपर बात करता है। ये एक मतलब दुनिया बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से ये एक है। अब यहां पे जब अमेरिका के रक्षा सचिव ने बात कही तो निश्चित रूप से एक हलचल इससे मचने वाली थी। चाइना के जो ऑफिशियल्स उन्होंने तुरंत इसका खंडन कर दिया, बोला कि बिल्कुल बकवास बात है, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। ये बात जब उन्होंने कह दिया तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम जो है वो पीसफुल इंटीग्रेशन में बिलीव रखते हैं, हम शांतिपूर्ण जो है तरीके से हम एकीकरण विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम हमला भी कर सकते हैं। मतलब दोनों ही बातें जो है चाइना की तरफ से कही गई है। चाइना की क्या पॉलिसी रही है, चाइना की जो PLA है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उसका क्या इसके अंदर रोल हो सकता है, और शी जिनपिंग जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक सफल डिप्लोमेसी आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे फिर वो जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, चाहे फिर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन है। तो कुल मिला के ये भी एक अभी रिसेंट खबर बनी थी कि दुनिया के बहुत बड़ा जो है लोन प्रोवाइडर चाइना हो चुका है, और दुनिया से उसके रिलेशन जो है काफी हद तक बन चुके हैं, बहुत सारे देश इसके साथ जुड़ चुके हैं। तो ताइवान के साथ की कहानी क्या है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा आप अगर मैप के ऊपर देखेंगे तो चाइना आपको यहां दिख ही रहा है। चाइना के बिल्कुल बगल में यहां पे एक तरह से आप समझिए कि आइलैंड है जिसको आप ताइवान के नाम से जानते हैं। अब ताइवान का जुड़ाव किस तरह से, बिकॉज मेनलैंड चाइना और ताइवान के बीच में ताइवान स्ट्रेट आती है, ताइवान जल डमरू जिसे कहते हैं, ताइवान स्ट्रेट, और इस तरफ हो गया इसके मेनलैंड चाइना, इस तरफ हो गया ताइवान। साउथ कोरिया यहां पे है और जापान यहां पे है। बिकॉज ये मैप अगर हमें समझ में आ जाएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक देश और जो ये देख रहे हैं ये है फिलीपींस। फिलीपींस के साथ में आपको पता होगा साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है उसमें जो मेन पार्टी बने आर्बिट्रेशन में वो चाइना और फिलीपींस ही बने हैं, और फिलीपींस का इंडिया से इस मामले में सहयोग की अपेक्षा रही, भारत ने इसको सहयोग भी किया। अब देखिए सर आगे क्या होता है, लोकेशन हमें पता चल गई, थोड़ा सा हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, इतिहास को थोड़ा जानना समझना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, बहुत पुराने समय में 17वीं सेंचुरी तक अगर आप देखें तो ताइवान का जो इलाका है वो बेसिकली एक ट्राइबल कंट्रोल था, वहां पे जो स्थानीय इंडिजीनियस ट्राइब्स थी, वहां की जनजातियां थी, वो वहां रहती थी।
मेनलैंड चाइना के जो डायनेस्टीज चाहे वो बहुत पुराने से चले आ रहे हैं, उन्होंने कभी ताइवान को अपने कब्जे में नहीं लिया, ताइवान का उससे कोई लिंक नहीं रहा, यानी अनएक्सप्लोर्ड आप समझ सकते हैं, उसके ऊपर वो गए नहीं। लेकिन सर यहां पे होता क्या है, 1683 जो है इसमें क्विंग डायनेस्टी जो है चाइना की, वो ताइवान को अपने कब्जे में लेती है। मतलब आप समझिए कि 1683 में जाकर के चाइना के जो राजवंश है वो उसको भी अपने अंडर में ले लेते हैं। तो एक तरह से माना जाए मॉडर्न पर्सपेक्टिव में आप देखें, क्योंकि अगर आप 1947 से इंडिया को देखें तो इंडिया को भी बहुत सारा इंटीग्रेट हमने किया है, क्योंकि भारत का एकीकरण के लिए कितनी रियासतें जोड़ी गई हैं, कितना, तो वो सब आपको पता है। लेकिन यहां पे आप देखें तो एक तरह से इससे प्रूव तो हो गया कि यह चीन का सीमांत और अविकसित क्षेत्र माना जाता था, लेकिन यह नियंत्रण 1895 तक चला। तो कुल मिलाकर के जो क्विंग डायनेस्टी है, क्विंग डायनेस्टी ने ताइवान को अपने अधीन कर लिया, मतलब जो उस डायनेस्टी का वो हिस्सा हो गया। वेरी क्लियर। अब इसके बाद में क्या होता है, 1895 के समय पे जापान जो है वो चाइना पे यानी अटैक करता है। अटैक हुआ बहुत जबरदस्त, और चाइना की कंडीशन बहुत ही पुअर रही है, और वो कंडीशन के लिए चाइना की जो एक थिंक टैंक है या चाइना की जो फिलॉसफी है, वहां की जो लोकल लोगों की सोच है, वो ये है कि भाई इस हार के लिए ना ये इंडिया जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? उनका ये सोच है कि भाई जिस तरह से बुद्धिज्म ने यहां पे प्रभाव पड़ा, तो हम लोग शूरवीर बनने की बजाय हम शांति के पथ प्रदर्शक हो गए, और हम जो है वो कमजोर रह गए, और इन लोगों ने हमें हरा दिया। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। कभी आपको इसके डीप रिसर्च जो है मैं पेश करूंगा आपके सामने कि चाइनीज लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, उसका एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है। अब मेरे दोस्तों, जापान का जो एक एग्रेसिव नेशनलिज्म जो अपने पीक पे धीरे धीरे बढ़ रहा था, वहां पे क्या होता है, चाइना के साथ में भयंकर युद्ध होता है, और उस युद्ध के अंदर इनके पास में एक ये ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी, इसके तहत क्विंग राजवंश ने ताइवान को सब जापान को सौंप दिया। अब आप समझिए कि जिसको आपने 1600 के आसपास जाकर के आपने अधीन किया, 1895 में आपने उसको जापान को दे दिया। देने वाला मतलब मेरा हिस्सा होगा तो ही मैं दूंगा, जापान को दिया गया। जापान, ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखाए हैं। अब साहब यहां पे पूरी तरह से चाइना ने सरेंडर कर दिया था, क्विंग डायनेस्टी थी, और जापान ने इस एरिया को कब्जे में ले लिया। अब चाइना ने जब इसको कब्जे में लिया तो वेस्ट ने इसको कैसे कवर किया, देखिए सर, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स के जो कटिंग है उस समय की आपको दिखा रहा हूं। द जापान चाइनीज ट्रीटी, एक तरह फुल टेक्स्ट उसमें दिया गया। यहां पे अब क्या लिखा है सर, देखिएगा, जापान ट्रीट्स चाइना एज ए सेमी सिविलाइज्ड नेशन। समझने वाली बात है, मतलब उस ट्रीटी को जब इन्होंने ट्रांसलेट किया, बेटर वर्जन में पेश किया, तो उनका एनालिसिस, वेस्ट का एनालिसिस ये रहा कि जापान ने चाइना को एक सेमी सिविलाइज्ड नेशन के रूप में माना है, और कहा कि भी ठीक है, हम लड़ाई छोड़ते हैं, ताइवान हमें दो, अपने घर जाओ। इस हक से उन्होंने ताइवान पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, या ताइवान को सरेंडर कर दिया गया जापान को। जापान की जब ये कॉलोनी बना ताइवान, तो यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो ब्रिटिशर्स ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की थी, बिकॉज खुद के इंटरेस्ट के लिए वो डेवलपमेंट होता है। बट जो कॉलोनियल या औपनिवेशिक अत्याचार, क्रुअलिटी है, उसमें किसी तरह की जापान की तरफ से कमी रही नहीं। भयंकर माहौल यहां पे रखा गया, बुरी तरह से चाइना की स्थिति यहां पे खराब हुई, और फाइनली जो है जापानीज की यहां जीत और जो सरेंडर हुआ वो आपको यहां पे पता ही है। लेकिन ये जो दौर था 1895, आई थिंक हम गलत नहीं कह रहे हैं तो, यस इट्स 1895 ना, 1895 से ये 1945 तक ही चल पाया, बहुत लंबा ये चल नहीं पाया। अब यहां क्या होता है सर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939-1945, उसमें अमेरिका जब जापान जब सरेंडर करता है, तो जापान के सरेंडर के टाइम पे जापान ताइवान को चीन को फिर से दे देता है। थोड़ा समझिएगा सर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ताइवान लौटा चीन को, मतलब जापान की हार के बाद जापान को औपचारिक रूप से चीन को सौंप दिया गया। पर यहां पे एक छोटा सा पेच फंस गया। पेच क्या फंसा, जो आज भी तनाव का कारण है, यह केवल एक प्रशासनिक नियंत्रण था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो दिया गया, कोई कानूनी संधि यहां पे नहीं हुई। अब मेरे दोस्तों 1945 का जो चाइना है, यह आज के चाइना से एकदम डिफरेंट था। ये डेमोक्रेटिक चाइना था, नेशनलिस्ट चाइना था, और इसके लीडर जो थे, इनकी तस्वीर आपके सामने है, चांग काई शेक। ये चांग काई शेक ने इस पे सिग्नेचर किए और ताइवान को अपना बनाया। बात को समझिएगा, जापान की सरकार ने जो छोड़ा ताइवान को, वो चांग काई शेक का जो चाइना था, डेमोक्रेटिक चाइना था, उसको दिया। मतलब चीन तो वही था, देश तो, सरकार जो डेमोक्रेटिक थी।
अब 1945 से लेके 1949 में आपको पता है कि चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होता है और यहां पे डेमोक्रेसी का एंड हो जाता है और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट माओ जेडोंग के नेतृत्व में यहां पे सरकार बनाती है। अब क्या होता है, ताइवान आया किसके पास में? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास में, लेकिन आया तो चीन के पास में, सीधी बात। अब मेरे दोस्तों यहां पे जैसे ही चाइना में सिविल वॉर शुरू होता है और माओ जेडोंग जो है वो यहां पे पावरफुल तरीके से आते हैं और ये जीत जाते हैं, तो चांग काई शेक को मूव करना पड़ता है चाइना से। और साहब देखो होता क्या है, कम्युनिस्टियों की जीत होती है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की यहां पे स्थापना हो जाती है, यानी पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसको स्थापना कौन करता है? माओ करता है, मतलब गवर्नमेंट का फॉर्मेट बदल गया जी, सीधी बात। अब ये जो चांग काई शेक थे, चांग काई शेक बोलते हैं कि भाई साहब जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था, आरओसी था, जिसको माओ ने जिस अपना अधीन करके और नाम दिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये रियल चीन नहीं है, ये तो उन्होंने कब्जा किया है हमारे ऊपर। और ये साहब चले जाते हैं ताइवान। कहां चले गए? ताइवान चले गए। ताइवान की लोकेशन आपको पता ही है। तो उस आइलैंड पे, एक तरह से उस द्वीप समूह पे वो जाते हैं और वहां जाकर के डिक्लेयर करते हैं कि भाई वी आर द रियल चाइना। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हैं कि बलोच जो लीडरशिप है वो विदेश में रह के बलोच गवर्नमेंट चलाती है, मतलब उनके नजरिए से उनका प्राइम मिनिस्टर भी है, उनकी अपनी गवर्नमेंट का सिस्टम भी है और वो मानते हैं कि भाई हम एक मुल्क हैं, लेकिन भले ही हमारे पास जमीन नहीं है लेकिन हम एक मुल्क के रूप में हैं। तो वो ताइवान में बैठ के डिक्लेयर करते हैं कि भाई वी आर द रियल चाइना और हम रियल चाइना है, ये तो इन्विजन है, इन्होंने तो कब्जा कर लिया भाई हमारे ऊपर। तो ये चांग काई शेक चले गए ताइवान में। अब क्या होता है, अब यहां पे जब वो अपनी सरकार चलाना शुरू करते हैं तो एक छोटा सा इमेज देख लो सर। जब ये सिविल वॉर शुरू हुआ 47 से, तो जो रेड कलर है ये कम्युनिस्ट एरिया है। 47, 49, अक्टूबर 49, देन सितंबर 50। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे कम्युनिस्ट जो हैं वो हावी होते गए और जो डेमोक्रेट्स हैं या जो नेशनलिस्ट हैं ये बैकफुट पे जाते गए। इस परिस्थिति में कभी आप इसको बहुत ही फेयर एनालिसिस जब करेंगे ना, आपको एक बात समझ में आएगी कि चाइना को जिस तरीके से ये बदलाव आया, तो वहां की भाई सपोर्ट किसने किया? वहां की जनता ने किया। अब आप सोचिए भी जनता ने सर लोकतंत्र को क्यों आखिर में खत्म किया होगा? पब्लिक कुछ ऐसी कंडीशंस में थी कि उनको वहां पे रिवॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी और वो दे विश टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, उनको बहुत मजबूत बनना था। लेकिन ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी रही, 60s तक चाइना उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन लेटर ऑन वो आगे निकला। कभी इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा क्या कुछ कहानी रही। तो कुल मिला के यहां तक ये समझ में आ गया कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो बढ़ चुका है, यानी कम्युनिस्ट चाइना बढ़ चुका है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना है, आरओसी है चांग काई शेक वाला, वो जाके ताइवान में अपनी स्टैब्लिश कर ली गवर्नमेंट। और बहुत सारे देशों ने उसको माना कि भाई रियल चाइना ये नहीं है, यानी जो पीआरसी है, पीआरसी को बहुत सारे देशों ने गवर्नमेंट को मानने से इनकार कर दिया। ताइवान में जो स्टैब्लिश गवर्नमेंट है उसको माना जा रहा है, मान्यता दे दी गई। अब यहां पे ताइवान हेडेड बाय कुओमिंतांग, ये कुओमिंतांग को भी समझ जाओ, कुओमिंतांग बेसिकली उसी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चांग काई शेक की गवर्नमेंट है, उसी को ही कुओमिंतांग वर्ड दिया जाता है। अब मेरे दोस्तों क्या होता है आगे देखो यहां पे अब पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझो। हम 2025 की बात करते हैं। 2025 में जब आप चीन को देखोगे तो चाइना का जो डिस्प्यूट है ताइवान के साथ में, वो दो बात अनोखी लेके आता है कि भाई चाइना दो रूप में खड़ा है। पहला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, जो कि मुख्य भूमि यानी मेनलैंड चाइना जो है, जिसकी कैपिटल बीजिंग है। दूसरा आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि ताइवान बेस्ड है। ये कम्युनिस्ट हो गया, ये डेमोक्रेट्स एंड नेशनलिस्ट हो गया। तो यहां पे आप समझ रहे हैं कम्युनिस्ट जो है वो यूएसए के फेवर में नहीं है, लेकिन जो ताइवान के अंदर जो लोग आरओसी को, रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान रहे हैं, वो डेमोक्रेट्स हैं, तो वो यूएसए इनके बैक में खड़ा है। अब आपको समझना सर यूएसए का रोल कहां आता है। तो मैप क्लियर हो रहा है सर आपको। ये पीआरसी बढ़कर के ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और यहां पे इसको माना जा रहा है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि चांग काई शेक। अब मेरे दोस्तों क्या आगे क्या होता है, दोनों ही पार्टीज की, दोनों ही पक्षों के अगर नजरिए को देखें चीन को लेके, तो एक जनरल नजरिया क्या है। जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो मानता है कि भाई ताइवान सहित ये पूरा जो इलाका है ये किसका है, ये आरओसी है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और वो लोग कौन, रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले, इसको मानते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी पीआरसी। इस हिस्से को मानते हैं, बीजिंग और ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है, ये उनका नजरिया है। लेकिन जो पीआरसी वाले हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो पूरे एरिया को अपना मानते हैं। तो एक टसल शुरू होती है। ये कहते हैं भैया ग्रेटर पीआरसी, मतलब ताइवान सहित
पूरा मेनलैंड चाइना इंक्लूडिंग तिब्बत, यह है ग्रेटर पीआरसी, ग्रेटर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा ये सोच है तो लो, तुम्हारे को ये भी हम नहीं देंगे। ताइवान सहित पूरा मेनलैंड चाइना है ग्रेटर आरओसी। तो सर ये बेसिकली एक वर्सेस की फाइट हो चुकी है और ये आइडियोलॉजिकल फाइट डे बाय डे बढ़ रही है। अब यहां पे हमें देखना होगा कि ताइवान क्या वाकई में चीन का हिस्सा है। अगर आप टेक्निकली देखें, हिस्टोरिकली देखें, दैट इज ए पार्ट ऑफ चाइना। अब लोगों की एस्पिरेशन पे देखें भी, लोग वहां क्या चाहते हैं। तो इस ढंग से अगर लोगों की चाहत के हिसाब से अगर हम देखें तो एक बार आप हिंदुस्तान पे या अपने देश पे, किसी भी कंट्री पे नजर डालिए। हर देश कोई भी होगा वो अपनी सॉवरेनिटी को बचाने की कोशिश करता है, वो कभी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट का सपोर्ट नहीं करता। तो अगर हम ये कहें कि भाई क्यों ताइवान को ये लोग आजादी नहीं दे रहे, ताइवान को फ्री क्यों नहीं कर रहा, हमारे देश में अगर कहीं सेपरेटिस्ट डिमांड उठेगी तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी? बिकॉज हम क्या बिलीव करते हैं, ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट। अनफिल्टर्ड कंटेंट है, क्लियर बात समझिए, विजन की क्लियरिटी आ जाएगी। तो हम उस सेपरेटिस्ट, चलिए ठीक है, इसको भी हम एक बार सोचते हैं। गोवा जो है बहुत लेट तक इंडिया का मतलब एक इंटीग्रल पार्ट नहीं बन पाया था। मेनलैंड में है गोवा, हमारे से जुड़ा हुआ हिस्सा। पोर्चुगीज का यहां पे कब्जा था। अमेरिका के विरोध के बावजूद हमने गोवा को हमारे इंडिया का हिस्सा बनाया नहीं बनाया। तो हर देश अपनी सॉवरेनिटी की, सेफ्टी के पर्पस से काम करता है, लेकिन विदेशी जो होते हैं वो उसको तोड़ने का बिलीव करते हैं। अब यहां पे जो है चाइना जो करंटली मूव कर रहा है वो ग्रेटर पीआरसी है। इसके लिए साहब शी जिनपिंग काम कर रहे हैं। अब यहां पे प्रश्न खड़ा होता है, भाई क्या ताइवान एक देश है? अब कंडीशन देखिएगा सर, मतलब एक इंटीग्रल पार्ट, अगर हम एक नजरिया देखते हैं भी, हाँ मान लिया कि चीन जो है वो, ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है, सपोज करते हैं, है ना। उसके बावजूद अब देखना, सरकार डेमोक्रेटिक वहां काम करती है, फेयर इलेक्शन होते हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन होते हैं, वहां के राष्ट्रपति भी होते हैं, यानी ताइवान का प्रेसिडेंट भी है, ताइवान में इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी हो रहे हैं, ताइवान की डेमोक्रेसी गवर्नमेंट भी काम करती है। अद्भुत बात है, मतलब चाइना अपना हिस्सा मान रहा है, लेकिन वहां ये सब हो रहा है। आर्मी खुद की सेना है, नौसेना है, वायुसेना है। और लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक ऑफ चाइना से अलग खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। करेंसी देखोगे तो ताइवानी डॉलर इनकी अपनी मुद्रा है, युआन में नहीं है। पासपोर्ट अलग इसका पासपोर्ट है। विदेश नीति अपने दूतावासों और राजदूत नियुक्त करता है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। तो यहां पे क्या है सर, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये 5 चीजें जो हैं ये दिखाती हैं कि हां ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन जैसा काम कर रहा है। लेकिन सर जब तक इसको विदेशों से रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तब तक ये कोई बहुत एक प्रॉपर देश के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। अब यहां पे ये फैक्ट भी समझ में आ गया। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो सर, जो बहुत लिमिटेड देश है। पहली बात तो अब यूएनओ इज बैक्ड बाय यूएस, आप इसको अच्छे से समझिए। 1971 में सर यूएन ने क्या किया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रियल चाइना माना, यानी जो माओ का चाइना है, जो पीआरसी है, उसको रियल चाइना माना। और अब तक जो ताइवान में गवर्नमेंट चल रही थी, कौन सी वाली, रिपब्लिक ऑफ चाइना वाली, जो डेमोक्रेटिक है, जो नेशनलिस्ट है, जो चांग काई शेक वाली है, उसको बाहर कर दिया कि बोले भैया आपको नमस्ते, आज से चाइना ये है। बात समझ आ रही है? तो यहां पे इसका मतलब 71 तक चाइना को ढंग से वर्ल्ड ने एडमिट नहीं किया था। 71 में यूएन ने इसको स्वीकृति दे दी, यूएन ने दे दी, ठीक है साहब। और दुनिया के लगभग सभी देश वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी बिलीव करता है। ये वन चाइना पॉलिसी क्या है, बहुत सरल भाषा में समझ लो। उनका बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट है कि भाई ये हमारा चाइना है, ये वन चाइना है, यहां 2 चाइना हो ही नहीं सकते। अब आरओसी और पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये डिबेट में आप मत जाओ, ठीक है। ये जो है हमारा देश एक है, यही वन चाइना पॉलिसी, और इंडिया इसको फेवर करता है, यूएसए भी इसको ऑफिशियली एडमिट करता है। पर विषय यह है कि आप पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन 2008 से आज तक 2025 में हम खड़े हैं, इंडिया ने कभी भी किसी ओपन फ्रंट के ऊपर उसके पक्ष में बात नहीं करी है कि भाई वी बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी। 2008 से आज तक मैं बोल रहा हूं। अब यहां पे देखो सर हुआ क्या है, ताइवान को बाहर किया, 13 छोटे देश जो है वो बेचारे मान रहे हैं। अब आप 13 वो छोटे देशों के नाम जरा देखोगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि भाई यार इन देशों के सपोर्ट से क्या कोई एक देश अपने आप को मजबूत मान पाएगा। सर देखो, पैसिफिक के अंदर जो आइलैंड्स है, मार्शल द्वीप समूह है, पलाऊ है, तुवालू है। अफ्रीका के अंदर सर ये जो पहले में स्वाजीलैंड जिसको आप कहते थे, इसके अलावा यूरोप के अंदर वेटिकन सिटी,
इसको मानता है इस्टवानिया, बेलीज, ग्वाटेमाला, हैती, पैराग्वे, सेंट किट्स एंड नेवी, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ये नाम मेरे ख्याल में आपने सुने भी नहीं होंगे बहुत सारे। ग्वाटेमाला, हैती, उनको कुछ छोड़ दो, उसके बाद आपको नाम नहीं आपने सुने हैं। तो ये सिर्फ लगभग 12 देश है 2025 तक, क्योंकि धीरे धीरे अमेरिका की जो चाइना की पॉलिसी है दुनिया को पैसा देने की, आप देख रहे हैं अभी रिसेंटली आपने डेटा अगर देखा पढ़ा है तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा लोन देने वाला देश बन गया है। यानी वर्ल्ड में आईएमएफ से बड़ा लोन दे रहा है चाइना दुनिया को, और जब पैसा दिया हुआ है तो सर अच्छे अच्छे उसके आगे नतमस्तक हैं। तो ये पॉलिसी शी जिनपिंग आए, शी जिनपिंग ने कहा कि इसको एक्सट्रीम लेवल पे करो, हर छोटा बड़ा देश कितना पैसा जी पैसा दिया भयंकर, और वही वो देश सरेंडर है आपके आगे। तो बहुत सारे देश सर इस चाइना की इकोनॉमी के आगे झुके हैं, और धीरे धीरे ताइवान का जो सपोर्ट है एज ए नेशन, जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो लोग चले गए। अब यहां पे दुनिया जो है वो दो पार्ट में बटी है, यानी चाइना या ताइवान के लोग दो पार्ट में बटे हैं। कुछ लोग जो है वो मानते हैं कि भाई ताइवान इज ए पार्ट ऑफ चाइना, वन चाइना पॉलिसी, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, ताइवान जो है वो दैट इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, चाइना का इस पे कब्जा है। अब यहां से आप एक बार स्टार्टिंग से जो हमने वो राजवंशों की कहानी से शुरू किया, तो भाई राजवंश ने उसको अपने अधीन किया, बाद में जापान को दिया, जापान ने फिर चीन को दिया। अब यहां पे बात यह है, वो कहते हैं जी कि जापान ने जो दिया था वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को दिया था, ना कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। तो आज एक बात बताइए कि कोई संधि यदि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे की हुई है तो क्या वो मोदी जी के टाइम पे नहीं मान्य होगी? फिर कोई कहेगा जी दोनों डेमोक्रेटिक हैं। चलो मान लीजिए कि फ्यूचर में आने वाले 100 साल, 150, 200 साल बाद हिंदुस्तान में परिवर्तन होता है बड़ा, क्योंकि देखो परिवर्तन देशों में होते रहते हैं, तो कोई इमोशनल मसला तो है नहीं, डेमोक्रेसी भी बड़ी मजबूत चल रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 100-500 साल बाद कोई बड़े परिवर्तन हो जाए तब फिर उसको आप किस नजर से देखोगे? किया तो इस देश की जनता नहीं है। तो अगर आप न्यूट्रल होकर देखेंगे तो कंफर्मली ताइवान जो है वो समझ आएगा कि है तो वो चीन का एक हिस्सा, और कोई भी देश अपनी सॉवरिटी से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेगा। अब स्पेशली जब यहां पे यूएसए की एंट्री होती है, बिकॉज वो यहां क्या करता है, यूएसए के साथ में यहां पे जापान है, नीचे की तरफ आप पैसिफिक में और चले जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया है, और यहां पे थोड़ा नजदीक आओगे तो आपके साउथ कोरिया है। अब ये पोजीशन में प्लस इधर इंडिया है, तो भैया वो किसी भी लेवल पे चाइना जो है, क्योंकि क्या होता है ये टसल है, टसल के अंदर वो बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं होगा। अब मेरे साथियों यहां पे पंजा लड़ गया जबरदस्त तरीके से कि भाई हम देखते हैं किसमें कितना है दम। अब एक बार अमेरिका की पॉलिसी को देखिए, और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, अमेरिका यहां क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है। अमेरिका मेरे दोस्तों 1979 में, क्योंकि जब यूएन ने इसको मान्यता दे दी उसके बाद में पीआरसी से औपचारिक संबंध बनाए, मतलब अपने जो राजदूत हैं वो भेजे और उनके राजदूतों को अपने पास में बुला लिया। मतलब 79 से चाइना ने एक कम्युनिस्ट अमेरिका ने कम्युनिस्ट चाइना को ऑफिशियल चाइना के रूप में मान्यता दे दी। मतलब यहां पे जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो बैकफुट पे जा चुका है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो, और आरओसी से राजनयिक संबंध खत्म कर लिए, क्लियर कट, ठीक। आगे देखो, लेकिन अब ये लेकिन अमेरिका के साथ में हमेशा चलता है। इस लेकिन में क्या हुआ है, ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979, मतलब खुद के देश में एक कानून बनाता है अमेरिका, ताइवान रिलेशंस एक्ट। भाई आपने मान्यता दे दी है चाइना को, कौन से चाइना को? कम्युनिस्ट चाइना को, ये एक्ट बना लिया। अब इस एक्ट के सर ये प्रावधान पढ़ो, सबसे पहला तो सबसे खतरनाक है, क्या है सर? पहला सबसे खतरनाक ये है कि, माफ कीजिएगा, ताइवान को हथियार बेचे जाते हैं। ये भाई साहब ये सबसे बड़ा ट्रेडिंग बिजनेस है, हथियार। रिलेशन अगर मान लिया है आपने, उसको मान लिया है चाइना को, पीआरसी को, फिर आप आरओसी को हथियार बेच करके क्या करना चाहते हो? विद्रोह कराना चाहते हो, एशिया पैसिफिक में अपने पैर को रखना चाहते हो। कुल मिलाकर के सर पॉलिसी यही है। तो ताइवान को हथियार बेच रहा है, किस एक्ट के तहत? ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत। ताइवान की रक्षा में अमेरिका रणनीतिक है, अमेरिका जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया, अस्पष्टता बनाए रखता है, कुछ क्लियरिटी नहीं देता भाई क्या आप वाकई में चाहते हो, क्योंकि रणनीतिक अस्पष्टता बनी हुई है। यानी हमला हुआ तो अमेरिका मदद करेगा या नहीं ये साफ नहीं बताता, पर इशारा देता रहता है। बात समझ जाओ सर, ये इसको टंग चिक मेथड बोलते हैं, कि जबान खोलने भी नहीं, इशारे करने भी हैं, खुल के ना हाँ है ना है। और कुल मिलाकर के साहब यहां पे ताइवान के रक्षक के रूप में आता है। और निश्चित रूप से मानिए, ग्लोबल अगर सिनेरियो में यूएसए को कोई कंट्री अगर बड़ा चैलेंज दे रहा है करंटली, दैट इज चाइना, ठीक है। तो वो उससे तो सर
मतलब लड़ाई यहां होना लाजमी है, तनाव। तो तभी तो शांग्री ला के अंदर पीट हेग्सेथ ने ये बात कही है कि भाई ये अटैक कर देगा। अब अटैक कर देगा तो अब क्या है, देखो अमेरिका हथियार बेचना चाहता है बिकॉज इसका कंप्लीट फोकस इकोनॉमी है, इकोनॉमी इसकी बूस्ट है, हथियार बेचने हैं। अब साहब यहां पे एक बात आता है चीन के इस दावे पे, समझिए अमेरिका तो कह दिया ये बात, चीन क्या कहता है, चीन सीधी बात बोलता है दुनिया में भैया सिर्फ एक चाइना है, वन चाइना पॉलिसी। आप ऑटोनॉमस रह सकते हो, ऑटोनॉमी इसने दी हुई है, बट यू आर अ पार्ट ऑफ वन चाइना। ताइवान इज नॉट ए चाइना, ताइवान इज एन ऑटोनॉमस पार्ट ऑफ चाइना। तो हम ताइवान को चाइना ही मानते, चाइना ये पीआरसी और वो वाला लफड़ा नहीं है, यहां पे जो है सब पीआरसी है। तो चाइना का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि वी बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी, दैट्स इट, इसके अलावा हमारा कोई स्टैंड नहीं है। यहां पे क्या होता है, ताइवान हमारा अभिन्न हिस्सा है और हम उसे फिर से रीयूनिफाई करेंगे, चाहे शांतिपूर्वक या सैन्य बल से। मतलब आप चल रहे हो जब तक चलो, बिकॉज यू आर इंटीग्रल पार्ट, हम मानते हैं आप हमारा हिस्सा हो। गवर्नमेंट अगर विद्रोही वहां है तो हम कुछ लेंगे, शांति से आना चाहो आ जाओ, नहीं लड़ाई करके ले लेंगे। अब यहां पे एंटी सेसेशन लॉ 2005 का आता है सर। तो जैसे वहां पे ताइवान रिलेशंस एक्ट आपने देखा है चाइना में, वैसे यहां पे है एंटी सेसेशन लॉ 2005 का। क्या कहता है, चीन को अधिकार है कि अगर ताइवान स्वतंत्रता घोषित करता है तो वह सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यही बात पीट हेग्सेथ कहते हैं कि भैया ये 2027 में करेगा, यही तो बात कह रहे हैं। तो ये एंटी सेसेशन लॉ, क्योंकि कोई भी कंट्री अपनी सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। अब एक चीज सोच के देखिए, चाइना जिस एग्रेशन से दुनिया में बढ़ा है, चाहे फिर वो तिब्बत का मसला हो, तिब्बत के मसले को हमने मान्यता दी है, दलाई लामा को भी हमने शरण दी, तिब्बत को भी मान्यता भी अमेरिका चाइना का है, उसको हमने मान्यता दी। अब इस जगह पे यदि ये कल को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर हो जाता है तो ये गारंटी है कि ये अमेरिका के सपोर्ट से ही चलेगा। ऐसी स्थिति में चाइना की जो क्या होता है ना, ये पोजीशन डेंटिंग बोलते हैं इसको, और आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में सर ये पोजीशन डेंटिंग बहुत घातक होती किसी भी देश के लिए। तो कोई भी देश अपनी इमेज से कॉम्प्रोमाइज यहां होने नहीं देगा, कोशिश वो पूरी करेगा। अब सर बात आती है कि क्या चीन हमला कर सकता है। रिसेंटली चाइना जो है वो बहुत एग्रेसिवली ताइवान के आसपास में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। जो ताइवान की टेरिटरी है उसके अंदर भी वो एंट्री लेता है, जबकि ये क्लियर है कि भी ताइवान का अपना आर्मी, उसका अपनी नौसेना, अपनी उसकी वायुसेना, एयरफोर्स, नेवी सब है, उसके बावजूद उसके एरिया में जा रहा है। इसे सर एक टर्म देते हैं, याद रखिएगा, ग्रे जोन एक्टिविटी। ग्रे जोन एक्टिविटी, ये ग्रे जोन एक्टिविटी क्या होती है कि लड़ाई एक जैसे हो नहीं रही लेकिन उकसावा जैसा है कि अपना बल कोई दिखा रहा है, वो ग्रे जोन एक्टिविटी में आ जाता है। तो सर ताइवान के चारों तरफ यहां पर ये रिसेंटली 1 अप्रैल 25 का डेटा मैं दे रहा हूं, यहां पे इन्होंने एक्टिविटी की है, वॉरशिप्स लेके गए, वेसल्स लेके गए हैं। तो हर तरह से ये यहां पे तनाव देने की कोशिश कर रहा है। अब रिपोर्ट्स तो कह रही है 27 तक कर लेगा, कि अपने अधीन कर सकता है। लेकिन हुआ क्या था कि कुछ समय पहले, अभी आपको दिखाता हूं सर, और हां पीएलए बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहा है। यहां पे अमेरिका के लीडरशिप जब ताइवान में एंट्री लेती हैं तो यह बात का ऑब्जेक्शन चाइना करता है। तो ठीक है, एक तनाव का माहौल है, शांग्रीला में बात कही गई है। अब बात आती है इंडिया क्या सोचता है। देखो, इंडिया वन चाइना पॉलिसी के साथ को ऑफिशियली हमने एडमिट किया है, वन चाइना पॉलिसी वी बिलीव। अब वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं, लेकिन 2008 के बाद से आज तक हमने किसी ओपन फोरम से एक प्रॉपर डायलॉग के थ्रू इस बात को दोहराया नहीं है। मतलब, क्या तुम हमसे प्यार करते हो? हाँ जी, बहुत करते हैं, पर तुमने कहा तो कभी नहीं। तो ये मन ही मन का प्यार 2008 से चल रहा है, मतलब हमने जाहिर नहीं किया। तो ये बात चाइना को अखरती कि भाई ये बोलना क्यों बंद किया, इसने 3 मैजिकल जो वर्ड्स हैं ये क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं बता रहा है ये कि भाई हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे को साथ देंगे, या वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं। 2008 के बाद से सर हमने इसको सार्वजनिक रूप से कभी दोहराया नहीं, बट ये भी नहीं कहा कि हम नहीं मानते, पर समझ रहे हो 3 मैजिकल लेटर्स बोलने बंद कर दिए। तो यहां पे हम ट्रेड, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का सहयोग कर रहे हैं ताइवान के साथ में। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, चिप निर्माण में साझेदारी बढ़ रही है। तो भारत जो है आधिकारिक रूप से ताइवान को मान्यता नहीं देता एक देश के रूप में, लेकिन व्यावहारिक संबंध मजबूत होते जा रहे हैं, रिलेशन से मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि ये चेक एंड बैलेंस है। हमें फील होता है भाई यहाँ जो हमारे एरियाज में अगर चाइना एंट्री ले रहा है, चाहे फिर वो अरुणाचल का मसला हो, चाहे वो लद्दाख का मसला हो, तो वैसे ही हम भी वहां पे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंडिया का स्टैंड है। ताइवान के साथ में सर एक मिल्क टी अलायंस, ये मिल्क टी अलायंस एक सर डिप्लोमेटिक वर्ड है। चाय और दूध जब मिलते हैं तो एक प्रॉपर टी तैयार होती है। तो जो समाज ह्यूमन राइट्स की बात करेगा, जो डेमोक्रेसी की बात करेगा, उसके लिए ये एक तरह से इंटरनेट पे वायरल हुआ एक वर्ड है
मिल्क टी अलायंस। तो यहां पे मिल्क टी अलायंस इंडिया के साथ थोड़ा मजबूत बैठता है, बिकॉज सेम वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। और दूसरी चीज क्या होता है सर, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, ठीक है, वो एक फाइट है। पर हम ये चीज जरूर देखें एक न्यूट्रल अप्रोच में कि किसी भी कंडीशन में आप यहां पे जब देखेंगे तो ताइवान को जब हिस्टोरिकली ये प्रूव हो रहा है कि भाई इट वाज द पार्ट ऑफ चाइना। दूसरी बात, जो सरेंडर किया गया वो किस गवर्नमेंट को, क्या अल्टीमेटली चाइना उसको अपना मान रहा है, उसके साथ में चल रहा है। यहां पे अनलेस कोई बड़ा मूवमेंट होगा तो चाइना विद्रोह निश्चित रूप से बड़ा करेगा और कुछ बड़ा हलचल यहां देखने को मिलेगी। यहां पे नुकसान होगा ताइवान के लोगों का और हथियार बिकेंगे। कमेंट कर देना, आप समझ गए होंगे। अब सर यहां पे एक और चीज समझ जाइए, ताइवान से थोड़ा सा नजदीक में यहां पे सर ये तो है जापान और ये है कोरियाई, आपका जो पेनिनसुला है कोरियाई प्रायद्वीप, ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में सर अभी रिसेंटली इलेक्शन हो गए, इलेक्शन हुए तो नए प्रेसिडेंट आ गए। नए प्रेसिडेंट जो आए साउथ कोरिया के, नए प्रेसिडेंट साहब का नजरिया बड़ा क्लियर है, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। अब इनका यहां पे आना 3 देशों को बड़ी खुशी दे गया। पहला, रशिया इज हैप्पी, चाइना इज हैप्पी, और हमारे वो भाई साहब क्या नाम है उनका, किम जोंग उन, यानी नॉर्थ कोरिया इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। ये 3 देश हो गए खुश। और जिन 3 देशों के तनाव खड़ा हो गया, एक है यूएसए, एक है जापान, एक है ऑस्ट्रेलिया। बोले भाई ये क्या हुआ, क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अपने पहले ही स्पीच में साहब ने यूएसए की टैरिफ पॉलिसी को आलोचना कर दी, मतलब बोला तो है भाई हम अमेरिका के साथ चलेंगे, पॉलिसी में बड़ा इसका योगदान है, बट वो जहां लेकिन लगता है तो फिर आगे टेंशन। यहां पे एक और बात समझनी होगी कि साउथ कोरिया जो है वो चाइना के सबसे करीब वो जगह पड़ती है जहां पे यूएसए अपना इंफ्लुएंस डाल करके चलता है। साउथ कोरिया एक तरह से लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो अमेरिका का पूरा पूरा सहयोग और साथ है। और यही मोटी लड़ाई जो है वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच भी है। इनकी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी आइडियोलॉजी ये है, उसकी विचारधारा ये है कि नॉर्थ कोरिया से रिलेशन हमें ठीक बनाने हैं। तो ओवरऑल जो है वो अमेरिका का इंफ्लुएंस कमजोर होगा एरिया में। दोनों देश जब मिलेंगे एक सेम आइडियोलॉजी की तो शांति डेवलप होनी तय है, क्योंकि दुनिया को आप एक एंगल से, एक लाठी से सबको हाँक नहीं सकते। ये चीज ने भी चाइना को बल दिया है, रशिया को खुशी दी है। अब यहां पे देखो सर, ताइवान इसके पास में, अगर ये बदल गया तो ये इकलौती जगह बचेगी अमेरिका के लिए चाइना के इतना करीब पोजीशन में। खैर, तो अब यहां पे आप देख रहे हैं अमेरिका, जापान और ये ताइवान, ये क्या सोचेंगे, किस दिशा में चीजें जाएंगी। हमारा काम है ऑथेंटिक फैक्ट्स को आपके सामने रखना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आपको बताना और एक प्रॉपर एनालिसिस, एक बैलेंस वर्जन आपको देना कि भाई कहां क्या हो रहा है। बाकी चीजें जैसी होती जाएगी, न्यू डेवलपमेंट्स में आपको बताता जाऊंगा। तो आपको हमारा ये ट्रूथ, इंसाइट एंड इंपैक्टफुल अनबायस्ड एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। और आप क्या सोचते हैं, ताइवान क्या चाइना का हिस्सा है या नहीं है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।